तो फोर्सेज एंड लॉज ऑफ मोशन का लेक्चर नंबर 3। तो जिनका लेक्चर 2 क्लियर नहीं है, पहले लेक्चर 2 घर पर जाकर के देखो, बिना मतलब का लेक्चर 3 देख करके कोई फायदा होगा नहीं। बाकी चैप्टर चल रहा है फोर्सेज लॉज ऑफ मोशन, इसमें हम लोग पढ़े न्यूटन का फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, फोर्स क्या होता है उसके बारे में बताया गया है, इनर्शिया क्या होता है बताया गया है, इनर्शिया से ही बना न्यूटन का फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। उसमें कल बहुत काम का चीज सिखाया गया था कि चलता हुआ बस रुकेगा तो आगे की तरफ जर्क फॉरवर्ड हो जाओगे। कल आपको बताया गया था कि पेड़ का ब्रांचेस को वाइग्रसली अगर नीचे से शेक करोगे तो लीव्स ऊपर से गिर जाएगा, ये सब। और वो क्या कहते हैं उसको, ग्लास है, ग्लास के ऊपर पेपर है, पेपर के ऊपर कॉइन है, पेपर पे फोर्स लगाओगे तो सिक्का नीचे गिर जाएगा। ये सब डायरेक्ट एप्लीकेशन है न्यूटन साहब के फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन में। तो फर्स्ट लॉ समझने से पहले इनर्शिया समझना जरूरी था। उसी तरह से आज हम लोग सेकंड लॉ ऑफ मोशन करेंगे, और जनरली बच्चों को न्यूटन का सेकंड लॉ ऑफ मोशन समझने में ही ज्यादा तकलीफ होता है। फर्स्ट लॉ प्रैक्टिकल है, समझ में आ जाता है। थर्ड लॉ भी प्रैक्टिकल है, एवरी एक्शन हैज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, अभी पढ़ेंगे। सेकंड लॉ जो है वो सीधा सीधे आउटकम ऑफ प्रैक्टिकल नहीं है, उसको फॉर्मूला न्यूमेरिकल कैलकुलेशन इन्वॉल्व होता है। तो सेकंड लॉ को समझना ध्यान से। उसके लिए कल हम लोग एक टॉपिक पढ़ लिए थे मोमेंटम के बारे में, है ना। कल ये आपको बताया गया था मोमेंटम किसको कहते हैं। मोमेंटम हर चलती हुई बॉडी का कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी होता है। मोमेंटम का मतलब इंपैक्ट होता है, P से डिनोट करते हैं, और ये मास इनटू वेलोसिटी से आता है। कल ये बताया गया, ये पढ़ना जरूरी है। मोमेंटम बराबर क्या होता है, मोमेंटम बराबर मास इनटू वेलोसिटी होता है। मोमेंटम बराबर क्या होता है, ये कंबाइंड इफेक्ट होता है मास और वेलोसिटी का। कोई भी बॉडी तेजी से दौड़ते हुए आ रहा है तो आज के बाद आपसे पूछा जाए कि उसके पास क्या होता है, तो आंसर मोमेंटम होगा। कोई भी बॉडी मूव कर रहा है तो उसके पास मोमेंटम होगा। मोमेंटम कैसे निकालते हैं, कंबाइंड इफेक्ट, किसका किसका। आ रहा है तो स्पीड तो जरूर है उसके पास, बट अगर वो मैटर है तो उसका मास को भी कंसीडर करना है। मास गुना वेलोसिटी करके मोमेंटम आता है। कल लास्ट में क्वेश्चन बताया गया था कि एक क्रिकेट का बॉल है और एक टेनिस बॉल है, दोनों अगर सेम स्पीड से चल रहा हो तो मोमेंटम किसका ज्यादा होगा, तो आंसर क्रिकेट बॉल का था। क्यों, क्योंकि उसका मास ज्यादा होने की वजह से उसका मोमेंटम ज्यादा था। तो मोमेंटम को पहले क्लियर करना पड़ेगा। मोमेंटम वर्ड हम लोग केमिस्ट्री के चैप्टर 1 में भी पढ़ चुके हैं। हर चलती हुई बॉडी, हर मूव करता हुआ बॉडी का कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी मोमेंटम होता है। कंबाइंड इफेक्ट मास और वेलोसिटी को मोमेंटम कहते हैं। इंग्लिश में एक और वर्ड है इंपैक्ट, इंपैक्ट इंपैक्ट करना, उसमें भी मोमेंटम हम लोग निकालते हैं। मोमेंटम बिना समझे हुए न्यूटन का सेकंड लॉ ऑफ मोशन आपको नहीं समझाया जा पाएगा। इसके पहले आप लोग मोमेंटम के बारे में कल भी वीडियो में बताया गया था, आज भी बताया गया। मोमेंटम जो है कंबाइंड इफेक्ट होता है, कंबाइंड इफेक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी। कोई भी बॉडी अगर मूव कर रहा हो तो उसका मास और वेलोसिटी को मल्टीप्लाई करके मोमेंटम निकालते हैं। इंपैक्ट पता लगाना हो तब हम लोग मोमेंटम निकालते हैं। मोमेंटम हर चलती हुई बॉडी का कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी है। जिस बॉडी का मास ज्यादा है उसका मोमेंटम ज्यादा, ऐसा कोई गारंटी नहीं है। मास इंटू वेलोसिटी से मोमेंटम ज्यादा है। तो ये हम लोग पढ़े हैं। ये अगर आपका क्लियर है तो अब मैं न्यूटन का सेकंड लॉ ऑफ मोशन बताऊंगा, जो कि थोड़ा सा टफ लगेगा समझने में, थोड़ा सा इसको ध्यान से समझना होगा, ठीक है। फर्स्ट लॉ और थर्ड लॉ जो है वो प्रैक्टिकल है, अगर बदल दिख जाता है। सेकंड लॉ भी प्रैक्टिकल है, बट इसमें फॉर्मूला न्यूमेरिकल कैलकुलेशन इन्वॉल्व है। तो ये सीधा डायरेक्ट ऐसे समझने पर नहीं आएगा, इसको थोड़ा सा आप लोगों को बढ़िया से समझना पड़ेगा, ठीक है। अब थोड़ा सा समझना कि न्यूटन का सेकंड लॉ ऑफ मोमेंटम का लिखवा दिया गया। आज का टॉपिक ही यही है। आज का टॉपिक है न्यूटन्स सेकंड लॉ ऑफ मोशन। अभी ध्यान से पहले सुनो फिर लिखवाऊंगा। न्यूटन साहब का सेकंड लॉ ऑफ मोशन को ध्यान से पहले सुनना, फिर इसको हम लोग लिखेंगे, ठीक है। इसको समझाने के लिए हर किताब में एक ही एग्जांपल से समझाया गया है। आप लोग ठीक से अभी समझना। मैं परसों के क्लास में भी बताया था ये, तो अभी आप लोग बताना कि एक सेम हाइट पर आपको खड़ा कर दिया जाए, एक सेम हाइट पर आपको खड़ा कर दिया जाए, ठीक है। और वहां से तुमको मैं धक्का दे दूं, जैसे तुम लोग पढ़ाई कर रहे हो, तुम लोग को धक्का दे देना ठीक रहेगा। तो तुमको मैं धक्का दे दिया, ठीक है। धक्का दिए तो तुम गिरे एक केस में दलदल पर, दलदल आता है आप लोगों को, कीचड़ उचड़ वाला दलदल टाइप का, उसमें। और एक केस में धक्का दिया और आप कंक्रीट का रोड पर गिरे, ठीक है। सवाल है चोट किस में ज्यादा लगेगा, कंक्रीट वाले पे ज्यादा चोट लगेगा दलदल वाले के कंपैरिजन में। क्यों, सुना है इनर्शिया का कहानी फर्स्ट लॉ में खत्म हो गया। इनर्शिया का अब कोई काम ही नहीं। अब थोड़ा बताओ, आंसर तो आपका सही है, कंक्रीट पर चोट ज्यादा लगेगा। मैं इसको पहले भी लेक्चर दे चुका हूँ। न्यूटन का सारा लॉज फेमस इसलिए है क्योंकि ये बच्चे बता देते हैं, डे टू डे लाइफ में कनेक्टेड है, बट इसमें साइंस क्या इन्वॉल्व है वो भी आपको बताना है। कंक्रीट पर ही चोट ज्यादा लगेगा ये तो कंफर्म है, बट क्यों ऐसा लग रहा है वो अगर आप बता सके तो ठीक है, नहीं तो मैं बताता हूँ।
ठीक है, मैं बताता हूँ। साइंस ये 9th क्लास का नया चीज है, आप लोग अभी सीख रहे हैं। देखो तो सेम हाइट पर थे दोनों केस में, दोनों केस में सेम हाइट पर थे। इसको बढ़िया में समझ लेना, ये समझ गया तो उसके बाद थ्योरी है, थ्योरी लिखने में ज्यादा दिक्कत नहीं। यहाँ दलदल था और यहाँ पर कंक्रीट था, ठीक है। यहां से आप गिरे, यहां पर आप गिरे, आप लोग बोले इस पे चोट जो है वो ज्यादा लगेगा, कंक्रीट पर ज्यादा चोट लगेगा। दलदल को सॉफ्ट क्ले सॉइल लिख देते हैं, इसके कंपैरिजन इसको ज्यादा चोट लगेगा, ठीक है। ये तो आंसर होगा। अब सवाल है क्यों ज्यादा चोट लगेगा, इसको समझना। हो सकता है पूरा 1 घंटा आपको ये समझने में ही लग जाए, बट कोई दिक्कत नहीं, 1 घंटा लगाओ, बस ये टॉपिक समझ लो, हमारा सेकंड लॉ ऑफ मोशन खत्म, ठीक है। अब अच्छे से समझना। देखो तुम यहाँ पर खड़े हुए थे, यहाँ पर खड़े हुए थे, फिर जब नीचे गिरना शुरू किया तुम्हारे पास क्या आ गया, मोशन। और कल के क्लास में बताया गया था किसी भी चलते हुए बॉडी का कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी होता है मोमेंटम, है ना। मतलब कोई भी बॉडी अगर मूव कर रहा है, मतलब जैसे तुम यहाँ से गिरना शुरू किए तो तुम्हारे पास क्या आ गया, तुम्हारे पास आ गया मोमेंटम। पहला चीज ये हो गया। अब बताना, दोनों केस में गिर गए, गिरने के बाद तुम्हारा मोमेंटम कितना हो जाएगा, बताओ। जब तक नहीं बताओगे क्लास ऐसे चलेगा, बताओ। जैसे गिर गया तो तुम्हारा मोमेंटम क्या हो गया, 0 हो गया। क्यों, क्योंकि बॉडी रेस्ट पे आ गया गिरने के बाद। चल रहे तो तुम्हारे पास मोमेंटम था और गिरे तो तुम्हारा मोमेंटम 0 हो गया, ठीक है। मतलब मोमेंटम का वैल्यू चेंज कर दिया। अच्छे से बताना, नहीं बताओगे तो नहीं समझ पाएगा। केमिस्ट्री मैथ्स का क्लास नहीं कि बस लिख दूं और हो गया। क्या दोनों केस में क्या चेंज हो गया, गिरने के बाद मोमेंटम चेंज हो गया। यहाँ तक हो गया। तो अभी तक तो सेम हो रहा है, तो कंक्रीट पर चोट क्यों ज्यादा लगा। दोनों केस में पहले मोमेंटम 0 था, तुम चलना शुरू किए, दोनों में मोमेंटम आया, गिरने के बाद दोनों का मोमेंटम 0 हो गया, तो कंक्रीट पर चोट क्यों ज्यादा लगा। सॉलिड तो मान लिया आपका बात, बट फिजिक्स के क्लास में है सॉलिड। ऐसे कॉमन सेंस बोला जाए तो सॉलिड है, बट अभी फिजिक्स का आंसर लिखना है, वो सॉलिड है तो नहीं चलेगा इसका आंसर। क्यों देखो सॉलिड का बात हो रहा है, तो ये सॉफ्ट क्ले भी तो एक तरह का सॉलिड ही है, तो सिर्फ ये सॉलिड नहीं, साइंस का बात बताना है इसमें। क्योंकि वो गिरते ही चला जाता है दलदल में, वहाँ पे रेस्ट में आ जाता है। मतलब कि दलदल में जब गिरते हैं ना तो वो धीरे धीरे धंसता ही जाता है। हाँ, अभी उसमें कहाँ धंसता है। ठीक है, चलो अब मैं इसको साइंस के भाषा में बता दूं। देखो मोमेंटम चेंज हो रहा है, सबको समझ में आ गया। अब आप बताइए, आप लोग खुद बोले गिरने के बाद मोमेंटम 0 हो जाएगा, आप लोग बोले हैं। अब मोमेंटम का चेंज दोनों केस में हो रहा है, टाइम इसमें ज्यादा लग रहा है मोमेंटम का चेंज होने में। दलदल में फट से 0 हो जाएगा कि कंक्रीट में गिरने के बाद फट से 0 हो जाएगा। कंक्रीट में फट से 0 हो जाएगा। इसमें क्या होगा, इसमें भी 0 होगा, बट उसको 0 होने में क्या लगेगा, टाइम ज्यादा लगेगा। अब सारी बातों को मैं समेट करके बोलता हूँ। चेंज इन मोमेंटम हुआ दोनों केस में। जिस केस में चेंज इन मोमेंटम होने में टाइम कम लगा, टाइम कम किसमें लगा था दोनों में, मोमेंटम चेंज होने में, कंक्रीट में, उस केस में तुमको चोट ज्यादा लगा। चैप्टर का नाम है फोर्सेज एंड लॉज ऑफ मोशन। चोट का मतलब तुम पर फोर्स ज्यादा लग गया, फोर्स ही ना लगा। जब तुमको चोट का बात हो रहा, साइंस के भाषा में बात करें तो चोट का मतलब फोर्स हो गया। समझ आगे बात। मतलब मोमेंटम चेंज होने में जिस केस में टाइम कम लगा, उसमें फोर्स का वैल्यू क्या हो गया, ज्यादा। इसी को कहते हैं न्यूटन का सेकंड लॉ ऑफ मोशन। ये फर्स्ट लॉ और थर्ड लॉ जैसा बिल्कुल सीधा सीधा लॉ नहीं है, इसको समझ करके बनाना पड़ता है। कुछ समझे कि बाउंस कर गया, क्या समझे। न्यूटन का सेकंड लॉ ऑफ मोशन कहता है कि कभी भी अगर बॉडी मोशन में हो तो अगर उसका मोमेंटम चेंज कर रहा हो तभी न्यूटन का सेकंड लॉ ऑफ मोशन एप्लीकेबल है, नहीं तो हर जगह पर न्यूटन का सेकंड लॉ ऑफ मोशन नहीं लगता। जहां मोमेंटम चेंज हो रहा हो वहां पर देखो टाइम कैसा लग रहा है। अगर चेंज इन मोमेंटम होने पर टाइम कम लग रहा है तो वहां फोर्स ज्यादा लगेगा, और चेंज इन मोमेंटम होने पर टाइम अगर ज्यादा लग रहा है, जो कि दलदल के केस में है, तो उस केस में तुम पर जो फोर्स है वो क्या लगा, वो कम लगा। यही न्यूटन का सेकंड लॉ ऑफ मोशन कहता है। ये फर्स्ट लॉ जैसा बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड लॉ नहीं है, ये समझदारी थोड़ा सा दिमाग लगा करके होगी। बोलो कोई प्रॉब्लम, ठीक है। अब इसी का एक और एग्जांपल से समझाता हूँ। इसका डायग्राम आपके एनसीईआरटी बुक पे बना हुआ, अगर बुक लाए हो तो निकालो, नहीं तो मैं ऐसे ही समझाता हूँ। अगर किताब लाए हो तो निकालो, नहीं तो मैं आपके ऐसे समझाता हूँ। क्वेश्चन लो। और आप लोग डे टू डे लाइफ में देखे हैं, ये निकालो। पेज नंबर 120 फिगर 9.8, पेज नंबर 120 फिगर 9.8, पेज नंबर 120 फिगर 9.8।
और क्रिकेट वगैरह आज के डेट में आप लोग देखते हैं, अगर नहीं भी देखते हो तो भी न्यूटन का लॉज ऑफ मोशन इतना फेमस टॉपिक है कि ये हमारे डे टू डे लाइफ में कनेक्टेड है। नहीं भी क्रिकेट देखो तो भी अभी इसका तुम आंसर बता दोगे, ठीक है। बाकी किताब में फोटो देखो, या आप लोग कभी क्रिकेट खेले हैं या फिर कभी खेल के कुछ से बचपन में कुछ भी खेले हैं तो मालूम होगा, एक फास्ट मूविंग बॉल आ रहा है, बॉल आ रहा है तेजी से, उसको कैच करना है। कैच करने का दो तरीके, वो तुम फट से कैच कर लिए और एक ऐसे हाथ में लिए बॉल को और फिर अपना हाथ धीरे 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 नीचे करो। कैच करने के बाद हाथ को धीरे धीरे नीचे करो। देखो डायग्राम बनाया हो किताब में, एक में तुम सीधा कैच किए और एक में ऐसे कैच किए और अब धीरे 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 उसको पीछे की तरफ ले जा रहे हो। चोट किस में ज्यादा लगेगा? कॉमन सेंस में डायरेक्ट। क्या आंसर होगा इसका? सॉलिड लिक्विड गैस नहीं। अब इसमें दोनों केस में क्या हो रहा है, बॉल मूव कर रहा है तो उसके पास क्या है? मोमेंटम। वर्ड स्पीड वेलोसिटी सब नहीं चलेगा, हर चलती हुई बॉडी के पास मोमेंटम है। जैसे ही कैच किया तो उसका मोमेंटम क्या हो गया? जीरो बोला, या फिर अभी आंसर के हिसाब से चेंज कर रहे हो, मतलब चलता हुआ बॉडी को रोक रहे हो तो उसका मोमेंटम चेंज हो रहा है। वो अलग बात है कि जीरो ही हो रहा है, बट आंसर अभी हम लोग लिखेंगे तो जीरो वगैरह लिखने का जरूरत नहीं। चेंज इन मोमेंटम पे बात करो। बॉल के पास कुछ मोमेंटम था, तुम्हारे पकड़ने से उसका मोमेंटम चेंज हो रहा है। जब एक बार में कैच किए तो ये जो चेंज इन मोमेंटम हुआ, ये जल्दी हुआ कि धीरे धीरे हुआ? जल्दी हुआ। जहां पर जल्दी, यहाँ पर चेंज इन मोमेंटम जो है वो तेजी से लगा। टाइम क्या लगा? टाइम कम तो उसमें फोर्स क्या लग रहा है? ज्यादा। यही न्यूटन का सेकंड लॉ ऑफ मोशन कहता है। अरे 7:30 बजे आज हो जाता है, ऐसे तो टॉपिक ही छूट जाए, वीडियो में से जाके कर लेना जो छूटा, ठीक है। तो क्या समझ में आया? जल्दी जल्दी बोलो। बॉल आ रहा है, उसके पास मोमेंटम है, कैच करने जा रहे हो तो उसका क्या कम या ज्यादा या फिर क्या चेंज हो रहा है? मोमेंटम चेंज होने लगा। फट से कैच किया तो टाइम कम लगा, जहां टाइम कम वहां फोर्स लगेगा ज्यादा। और कैच करके हाथ को पीछे किए जा रहे हो मतलब टाइम लग रहा है ज्यादा, जिसके वजह से फोर्स लगेगा कम। यही न्यूटन का सेकंड लॉ ऑफ मोशन कहता है, ठीक है। फाइनल समरी डेफिनेशन अभी तो मैं लिखवा रहा हूं, बट खुद से बताना होगा तो क्या बताओगे? न्यूटन का सेकंड लॉ ऑफ मोशन कहता है कि चेंज इन मोमेंटम होने के लिए अगर टाइम ज्यादा लग रहा है तो वहां पर फोर्स कम लगेगा, एंड वाइस वर्सा। मोमेंटम चेंज कर रहे हो, टाइम अगर एकदम कम से कम लग रहा है तो फोर्स वहां पर ज्यादा लगेगा। यही न्यूटन का सेकंड लॉ ऑफ मोशन है, ठीक है। कोई दिक्कत? तो बार बार ये वर्ड मोमेंटम आ रहा है, इसीलिए कल के क्लास में बताया गया था सेकंड लॉ पढ़ने से पहले मोमेंटम क्लियर होना चाहिए, फर्स्ट लॉ पढ़ने से पहले इनर्शिया क्लियर होना चाहिए। ये केमिस्ट्री मैथ्स के क्लास नहीं कि कहीं से एक फॉर्मूला लिख के क्वेश्चन बनाना शुरू करते हैं, ये फिजिक्स में नहीं हो पाएगा। 9th में नहीं, थ्रू आउट, जब तक आप साइंस के साथ जुड़े हुए हैं फिजिक्स तो कनेक्टेड ही है। ये ऐसा पहला क्लास का 5वां कर लेने पर फिजिक्स का क्वेश्चन आप नहीं बना पाएंगे। अब क्वेश्चन बनाना बात का बात है, आपको मीनिंग ही समझ में नहीं आएगा। कड़ी जुड़ करके फिजिक्स बैठता है, केमिस्ट्री बायोलॉजी मैथ्स बीच बात से नहीं बनता, ठीक है। तो न्यूटन का सेकंड लॉ ऑफ मोशन का स्टेटमेंट लिखते हैं। दुनिया के महानतम साइंटिस्ट में से एक नहीं, दुनिया के द ग्रेटेस्ट एवर साइंटिस्ट सर आइजैक न्यूटन का दिया हुआ सेकंड लॉ ऑफ मोशन, ये क्या कहता है? लिखो, रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम। सिर्फ मोमेंटम भी लिख सकते हो, बट 9th क्लास में लीनियर मोमेंटम है। रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम is directly proportional to the external unbalanced force applied on it। सीधा रखने से नहीं होगा, सिर्फ टाइम के साथ रिलेशन देखेंगे तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल आएगा, पूरे कॉन्सेप्ट के साथ देखेंगे तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आएगा। वो अभी मैं करके दिखाता हूँ, आपको समझ में आ जाएगा। पहले लिख लो, रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एक्सटर्नल अनबैलेंस्ड फोर्स अप्लाइड ऑन इट। मैथ्स में 4 चैप्टर हो गया है ना, तो आप लोग कम से कम नोट करके रखो। रिवीजन वगैरह जब स्टार्ट होगा तो सारा क्वेश्चन दोबारा से बता दिया जाएगा ऑफलाइन पर भी, बट लिखा होना चाहिए ना। 2 महीने क्लास चलाया गया, लिखवाया गया, तो लिखा तो होना चाहिए। वैसे फिजिक्स में चैप्टर 1 मोशन में दोबारा से पढ़ा दूंगा आप लोगों का फाइनल वगैरह या बीच बात में, बट लिखा तो होना चाहिए सबके पास। लिखवाया गया है तो लिखा होना चाहिए। टू
तुम बराबरी पर होगी, पीछे हो गई ये सब की है फोर्स से। तो डेफिनेशन हो गया। अब इसको हम लोग थोड़ा सा आगे लिखते हैं। इससे फॉर्मूला क्या बन करके आएगा, थोड़ा ध्यान से देखना। पहले क्लास में आपको व्हाट इज फोर्स समझाया गया था। फोर्स क्या होता है, पुश और पुल को कहते हैं। फोर्स क्या होता है, वो ऐसा एक फिजिकल क्वांटिटी है जो बॉडी का शेप, साइज, पोजीशन चेंज कर सकता है, डायरेक्शन, कॉन्फिगरेशन। बट कितना होता है फोर्स का फॉर्मूला, एक में शायद पढ़े होंगे, नहीं पढ़े हो, अभी आएगा। अभी फोर्स के बारे में आप लोग देखेंगे क्या होता है, और सेकंड लॉ ऑफ मोशन से आता है। पहले आप ध्यान से देखना और थोड़ा बताना, अच्छे से समझना, ठीक है। तो ये एक बॉडी है, इसका मास है m, कितना है इसका मास है m, और वो मूव कर रहा है इनिशियल वेलोसिटी u से। अब यहाँ पर पहले चैप्टर का काम है, पहला चैप्टर मोशन क्लियर होना चाहिए। चैप्टर का नाम ही है फोर्स सेकंड लॉज ऑफ मोशन। मोशन क्लियर नहीं तो चैप्टर कैसे समझ में आएगा, संभव ही नहीं, ठीक है। अब इस पर ये मास है, इसका ये वेलोसिटी है, ठीक है। अब इसका वेलोसिटी मेरे को चेंज करना है, जादू से हो जाएगा क्या, कैसे होगा, इस पर क्या लगाना पड़ेगा, फोर्स, और कोई आंसर नहीं होगा अपने से। पावर, प्रेशर, ये सब वर्ड चलेगा नहीं, एक ही आंसर होगा फोर्स, यही चैप्टर का नाम है। तो इस पर जैसे ही फोर्स लगाए, इसका क्या चेंज हो जाएगा, इसका वेलोसिटी चेंज हो गया, मास तो उतना ही रहा, फाइनल वेलोसिटी मान लो हो गया v। जिनका पहला चैप्टर नहीं क्लियर है उनको नहीं समझ में आएगा, समझ पहला चैप्टर पढ़ो। ये 8th क्लास में आप लोग नहीं है कि हम नोट्स बना के सर अगला दिन में आपको जमा कर देंगे, वैसे तो होगा ही नहीं। आपको पढ़ना ज्यादा जरूरी है, नोट्स बनते रहेगा, पढ़ाई होना चाहिए पूरा, है ना। अब देखो यहाँ पर मोमेंटम कितना था, मोमेंटम इनिशियल, ये ऐसे समझ में आएगा, पी आई का मतलब इनिशियल मोमेंटम, पी का मतलब मोमेंटम, आई का मतलब इनिशियल, इंग्लिश मीडियम के हो, इनिशियल मतलब शुरुआत का हो, और मोमेंटम का फॉर्मूला आप लोग देखें मास इनटू वेलोसिटी है। तो इस केस में कितना हो गया, इस केस में मास m है, वेलोसिटी u है। इस केस में फाइनल मोमेंटम, p मतलब मोमेंटम, f मतलब फाइनल, मोमेंटम बराबर मास इनटू वेलोसिटी, मास m है, वेलोसिटी v है। यहाँ तक ठीक हो गया। क्या हुआ, मोमेंटम यहाँ से आने में क्या हो गया, चेंज हुआ। कैसे हुआ, फोर्स के मदद से। बिना फोर्स लगाए तो मोमेंटम चेंज कर नहीं सकते, यही इस चैप्टर का नाम है, फोर्सेस लॉज ऑफ मोशन, मोमेंटम, इनर्शिया, मास, फर्स्ट लॉ, सेकंड में सब कनेक्टेड है आपस में। बिना फोर्स लगाए तो ये मोमेंटम चेंज ही नहीं होता, ठीक है। अब थोड़ा ध्यान से देखना। और ये एक्सटर्नल अनबैलेंस फोर्स होना चाहिए, बैलेंस फोर्स से बॉडी का मोशन चेंज नहीं होता, ये हम लोग 8th में भी पढ़ चुके हैं। ये अनबैलेंस होना जरूरी है ना। अब देखो ये जो फोर्स है, आप लोग 8th क्लास में एक चैप्टर पढ़े हैं, डायरेक्ट एंड इनवर्स प्रोपोर्शन, मैथ्स में, कंपेयरिंग क्वांटिटीज। नहीं भी पढ़े हो तो साइंस में आते रहेगा, बार बार पढ़ना। ये जो फोर्स है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है चेंज इन मोमेंटम के, चेंज इन मोमेंटम। चेंज का मतलब क्या हुआ, फाइनल माइनस इनिशियल, ये समझ में आ रहा है, बाउंस कर रहा है। फाइनल में से इनिशियल को माइनस करेंगे तभी ना चेंज आएगा, ठीक है। और अभी जो लोग रेगुलर आधा घंटा से क्लास कर रहे हैं, आप लोग देखें सिर्फ चेंज इन मोमेंटम से फोर्स पता नहीं चलता। अभी तो आप लोग दलदल वाला एग्जांपल बताए थे, मोमेंटम तो दोनों केस में चेंज हो रहा था, किस पर डिपेंड कर रहा था, टाइम के ऊपर। जहां टाइम ज्यादा वहां फोर्स कम। तो ये फोर्स का जब टाइम के साथ रिलेशन बनाओगे तो ऐसे ये नीचे आएगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल, ठीक है। इसके बारे में हम लोग पढ़े हैं, जहां टाइम लगेगा ज्यादा, ये साइन समझोगे ना, इसका मतलब क्या हुआ, जहां टाइम लगेगा ज्यादा वहां पर फोर्स लगेगा कम। अभी तुम ही लोग बताए हो कि दलदल पे गिरे तो उसमें मोमेंटम चेंज होने में टाइम क्या लगता है, दलदल में ज्यादा, तो उसमें फोर्स क्या लगता है, कम। और जब कंक्रीट पे गिरते हो तो चेंज इन मोमेंटम होने में टाइम लगता है कम, तो फोर्स तुम्हारे बॉडी पर लगता है ज्यादा। अभी क्रिकेट बॉल कैच करने वाला बता रहे थे, कैच किए चेंज इन मोमेंटम हो गया, उससे मतलब नहीं है। चेंज इन मोमेंटम होने में टाइम कितना लगा, कैच करके हाथ को पीछे ले जा रहे हो तो टाइम क्या लग रहा है, ज्यादा, तो वहां पर फोर्स हाथ में क्या लगेगा, कम। और टाइम अगर कम तो फोर्स लगेगा ज्यादा। तो ये हमारा फॉर्मूला है, फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चेंज इन मोमेंटम बाय टाइम टेकन। इसको थोड़ा सा और खोलेंगे अभी तो आपको पता चलेगा। और फिजिक्स का सबसे बड़ा फॉर्मूला भी आप लोग पढ़ेंगे, एफ एक्सटर्नल, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। मोमेंटम यहाँ पर लिखे थे, फाइनल मोमेंटम कितना था, एम वी, इनिशियल मोमेंटम कितना था, एम यू बाई
टाइम। इसका प्रूफिंग भी स्कूल एग्जाम में आएगा, बट वो बाद में देखेंगे, पहले एनालाइज करते हैं। m कॉमन अंदर बच गया v माइनस u अपॉन t, ठीक है। और फर्स्ट चैप्टर जो लोग ईमानदारी से पढ़े आप लोग, इक्वेशंस ऑफ यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन, पहला इक्वेशन क्या था बताओ जल्दी जल्दी, v इज इक्वल टू u प्लस एटी था ना, मतलब v माइनस यू बराबर कितना, v माइनस यू बराबर एटी, और v माइनस यू बाई टी बराबर कितना, v माइनस यू बाई टी बराबर a था ना। ये देखो v माइनस यू बाई टी बराबर कितना हो गया, ये a, अब बार बार एक्सटर्नल ले लिख रहे हैं, समझ जाओगे ना। v माइनस यू बाई टी बराबर, यहाँ पर साइड में लिख लो अगर याद नहीं है तो, ये m इंटू ए हो गया, और प्रोपोर्शनल को अगर हटाते हैं तो ऐसे एक कांस्टेंट आएगा m इंटू ए, और कई बार एक्सपेरिमेंट किया न्यूटन साहब ने, और हर बार इस k का वैल्यू वही आता है, और इससे हमारा साइंस का सबसे बड़ा फॉर्मूला में से एक आ जा रहा है, जो कि हमें लाइफ भर इस्तेमाल करना है, वो फोर्स का फॉर्मूला है। फोर्स इज इक्वल टू, आज के बाद आपको याद होना चाहिए कितना हो जाएगा, दिस इज मास इनटू एक्सेलरेशन, और ये फोर्स का फॉर्मूला है। आज के बाद हमें फोर्स का फॉर्मूला जरूर जानना है, बाकी कुछ आए चाहे ना आए, फिजिक्स के क्लास में एटलीस्ट फोर्स का फॉर्मूला सबको मालूम होना चाहिए। पहले क्लास परसों था, आपसे पूछा गया फोर्स क्या होता है, तो आप लोग में से ज्यादातर लोग बता दिए पुश और पुल को फोर्स कहते हैं। फोर्स के वजह से बॉडी का शेप चेंज हो सकता है, साइज चेंज हो सकता है, पोजीशन चेंज हो सकता है, डायरेक्शन चेंज हो सकता है, बट फोर्स का फॉर्मूला कितना होता है, उसके लिए हमें किस लॉ का जरूरत पड़ा, उसके लिए सेकंड लॉ ऑफ मोशन का जरूरत पड़ा। सेकंड लॉ से हमें फोर्स का फॉर्मूला निकाल करके लाए, फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, और यू कैन से फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन के जगह पर v माइनस यू बाई टी भी चलेगा। ये सारा फोर्स का फॉर्मूला है, और फोर्स क्या होता है हमें 8th क्लास से मालूम था, 7th क्लास से मालूम था, 6th क्लास से मालूम था फोर्स क्या होता है, कितना होता है वो अब आपको मालूम चलेगा। ये फोर्स का फॉर्मूला है, मास इनटू एक्सेलरेशन, ठीक है। तो फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन से सिर्फ ये पता चलता है, ध्यान सब लोग बोलो उसका लिखेंगे, फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन से पता चलता है कि बॉडी अगर रेस्ट में है तो वो रेस्ट में ही रहना चाहेगा, और मोशन में है तो वो मोशन में ही रहना चाहेगा, अपने इनर्शिया के वजह से। आप चाहते हैं कि उसका मोशन चेंज हो तो उस पर क्या लगाना पड़ेगा, उस पर फोर्स लगाना पड़ेगा, ये पहला लॉ कहता है। दूसरा लॉ कहता है कि वो फोर्स कितना होगा, उसके लिए तुमको देखना पड़ेगा कि फोर्स लगाने पर मोमेंटम चेंज हुआ क्या, अगर हुआ तो उसमें टाइम देखना पड़ेगा, अगर कम से कम टाइम में मोमेंटम चेंज कर दे रहे हो तो वहां फोर्स ज्यादा लगेगा, और ज्यादा टाइम लग रहा है बॉडी का मोमेंटम चेंज करने में तो वहां फोर्स कम लगेगा। ये न्यूटन का सेकंड लॉ ऑफ मोशन कहता है, और ये फोर्स का फॉर्मूला है। सेकंड लॉ से हमें फिजिक्स में फोर्स का फॉर्मूला पता चलता है, इसी वजह से सेकंड लॉ को अभी आपके स्कूल एग्जाम में भी पूछा जाता है। इट इज आल्सो नोन एज, सेकंड लॉ को हम लोग, इट इज आल्सो नोन एज क्वांटिटेटिव लॉ। इंग्लिश मीडियम में आप लोग क्वांटिटी का मतलब क्या होता है, मात्रा, मात्रा। तो फोर्स का मात्रा कितना है फॉर्मूला, वो सेकंड लॉ से पता चलता है। फर्स्ट लॉ को इनर्शियल लॉ कहते हैं, जिसका इनर्शिया क्लियर है वो फर्स्ट लॉ बताएगा, और फोर्स का क्वांटिटी कितना है, मात्रा, उसके लिए आपको सेकंड लॉ की जरूरत पड़ेगी। फोर्स इज आल्सो नोन एज क्वांटिटेटिव लॉ, सेकंड लॉ को क्वांटिटेटिव लॉ भी कहते हैं, क्योंकि इसी से हमें फोर्स का फॉर्मूला पता चलता है। दिक्कत है इसको लिखो, वीडियो पॉज करके फिर जो डाउट है वो बता दो। तो फिजिक्स में कोई भी फिजिकल क्वांटिटी को समझाने के लिए हमें कुछ फॉर्मूलाज का जरूरत पड़ता है। तो अभी हम लोग ने एक फॉर्मूला देखा है, फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। उसको समझाने के लिए पेज नंबर 121 एनसीईआरटी का एग्जांपल नंबर 9.3 देखो और बताओ उसमें क्या क्या गिवन है। सिर्फ आधा अधूरा मत पढ़ देना, पूरा क्वेश्चन को ध्यान से देखो और बताओ क्या क्या है। 9.3 तो एक मोटर कार है, इज मूविंग विद द वेलोसिटी। जो लोग पहला चैप्टर किए हैं, ये इनिशियल वेलोसिटी होगा कि फाइनल वेलोसिटी होगा, किससे डिनोट करते थे, यू। कितना दिया हुआ है 108, और ये किलोमीटर पर आवर में है। जो लोग वीडियो में देखे थे उनको याद होगा, किलोमीटर पर आवर में आप स्पीड वेलोसिटी का क्वेश्चन नहीं बना सकते। इसको 5/18 से मल्टीप्लाई करते हैं तो वो मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट हो जाता है। 9th क्लास में 8th क्लास में नहीं होगी, बस नोट्स कहीं से लिख करके आ गए तो हो गया, पूरा पढ़ करके भी आना पड़ेगा, है ना। तो ये कट गया 6 बार में, तो 6/5 का कितना होगा, दिस इज 30, और इनिशियल वेलोसिटी का यूनिट हो गया मीटर पर सेकंड, ये यू का वैल्यू है। आगे क्या कह रहा है, वो मोटर कार चल रहा है, उसके बाद क्या हुआ, 4 सेकंड में क्या हुआ, तुरंत वो स्टॉप हो गया। स्टॉप होने का मतलब क्या हो गया, बॉडी का क्या जीरो हो गया,
फाइनल वेलोसिटी का वैल्यू जो है वो 0 हो गया, बॉडी स्टॉप कर गया मतलब फाइनल वेलोसिटी 0 हो गया। और उसके लिए टाइम दिया हुआ है, कितना टाइम लग रहा है? 4 सेकंड में स्टॉप कर जा रहा है। ठीक है, क्या क्या निकालना है? मास दिया हुआ है क्या कार का? सब मिला करके मास दिया होगा, बीच में रखो ना, सब लोग देखें। और बुक निकालो, तुम्हारे पास बुक है ना, बुक तो निकालो, सब लोग देखे घर पर जाकर एक बार और मिलाना। मास दिया हुआ है, दिया तो है, नीचे देखो ना 1000 के नहीं हो। टोटल मास पैसेंजर गाड़ी उड़ी का मिला करके टोटल मास दिया हुआ है। कितना दिया हुआ टोटल मास? 1000 के। तुमसे क्या बोला है निकालने के लिए? फोर्स का वर्ड आया कहां से? देखो गाड़ी चल रहा था 30 से, रुक गया, जादू से रुक गया होगा क्या? क्या लगाने पर रुका होगा? और ब्रेक तो साइंस का वर्ड नहीं है, ब्रेक पर क्या लगता है? फोर्स निकालना है। ब्रेक आंसर सही है, बट ब्रेक थोड़ी निकालेंगे, फाइंड द ब्रेक। ब्रेक पर क्या लगता है? फोर्स। यही चैप्टर का नाम है, फोर्स से चल रहा होगा मोशन। ये देखो दोनों लॉ इसमें इस क्वेश्चन में इन्वॉल्व है। क्वेश्चन तो बन ही जाएगा, बट क्वेश्चन से समझो दोनों लॉ इन्वॉल्व है। बॉडी चल रहा था 30 मीटर पर सेकंड से, 0 खुद से नहीं हो सकता, यही न्यूटन का पहला लॉ ऑफ मोशन कहता है। 30 पर है तो 30 पर ही चलेगा। 0 किए हो तो तुमको कुछ बाहर से उसको कुछ करना पड़ेगा, यही कहता है न्यूटन का फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। जैसे कि इस क्वेश्चन में बाहर से क्या लगाए हो? ब्रेक, ये फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन कहता है। दूसरा लॉ ऑफ मोशन कहता है कि वो जो फोर्स लगाए हो वो कितना लगाए हो, क्वांटिटी। अभी आपको फॉर्मूला बताएगा, उससे हम लोग ये कितना फोर्स लगा वो भी बता देंगे। एक ही क्वेश्चन में दोनों डेटा इन्वॉल्व है। फिर से बताऊं कि समझ में आ गया क्वेश्चन? बॉडी 30 पर चल रहा है, 4 सेकंड में 0 पे आ गया ब्रेक लगाने की वजह से। और ब्रेक लगाने का मतलब उसको फोर्स लगा है, कितना फोर्स लगा है तुमसे पूछा गया है, वो तुमको अभी बताना पड़ेगा कितना फोर्स है। फर्स्ट लॉ इन्वॉल्व है, क्योंकि 30 से 0 डायरेक्ट नहीं होता, ब्रेक लगाने पड़ता है। फर्स्ट लॉ से कितना ही कहता है। दूसरा लॉ कहता है जो फोर्स है वो कितना है, फॉर्मूला से सॉल्व करके दिखाओ, वो अभी हम लोग सॉल्व करके दिखाएंगे। ये फिजिक्स का क्वेश्चन समझाने पर फर्स्ट लॉ सेकंड लॉ दोनों इन्वॉल्व है। बाकी फोर्स का फॉर्मूला जस्ट अभी आप लोग देखें क्या फॉर्मूला डिराइव हुआ, मास इनटू और एक्सेलरेशन के जगह पर हम लोग और इसको v माइनस u बाई टी भी लिख सकते हैं। सब कुछ गिवन है, बस देख देख के लिख देना। मास कितना है यहाँ पर? 1000। v के जगह पर 0, u के जगह पर 30 और टाइम के जगह पर यहाँ पर 4। ये कट गया 250 बार में, है ना? 250 इंटू माइनस 30, 250 इंटू 25 किया 75 पर 2 0 और आगे माइनस। और फोर्स का यूनिट हम लोग 8th में भी पढ़े, अभी 9th में फिर से पढ़ेंगे। और हमें मालूम भी है दुनिया के ग्रेटेस्ट एवर साइंटिस्ट के नाम पर दिया हुआ है न्यूटन। तो फोर्स का यूनिट इज -7500 न्यूटन इस क्वेश्चन का आंसर है। ठीक है, और फोर्स का वैल्यू माइनस आने का मतलब क्या हो गया, ये मैं पहले चैप्टर में बताया था। गाड़ी एक्सेलरेट कर रहा है या फिर रिटार्ड कर रहा है? रिटार्डेशन। एक्सेलरेशन का वैल्यू माइनस में आ रहा है, इसका मतलब गाड़ी का स्पीड बढ़ नहीं रहा है, घट रहा है। तो ये यहाँ पे लिखने के बाद यहाँ पर इसको रिटार्डिंग फोर्स लिख देना। ब्रेक कभी भी एक्सेलरेटिंग फोर्स लगा ही नहीं सकता, ब्रेक से गाड़ी का स्पीड बढ़ता नहीं है, घटता है। इसी वजह से आंसर हमारा माइनस में आ रहा है। दिस इज रिटार्डिंग फोर्स। यही है फोर्सेज एंड लॉज ऑफ मोशन में न्यूटन का सेकंड लॉ ऑफ मोशन। इसके सारा न्यूमेरिकल हम लोग और करेंगे, अभी फिलहाल तो थोड़ा इसका टॉपिक सब लिखेंगे। बट ये है सेकंड लॉ। सेकंड लॉ से क्या पता चलता है? फोर्स कितना लगा, फॉर्मूला बताओ, कैलकुलेट करके बताओ कितना है, तो ये सेकंड लॉ से मालूम करेंगे। फर्स्ट लॉ से सिर्फ ये पता चलता है बॉडी रेस्ट पे है तो खुद से मोशन में नहीं आ जाएगा, उसको तुमको फोर्स लगाना ही पड़ेगा। कितना फोर्स लगाना पड़ेगा उसके लिए सेकंड लॉ का इस्तेमाल करना पड़ेगा। यही है न्यूटन का लॉ ऑफ मोशन, 1 नंबर चैप्टर है। कॉपी में सिर्फ एग्जांपल कौन सा है वो मेंशन करके रखना। देखो कम से कम एक क्वेश्चन और बनाओ, फिर सारा का सारा न्यूमेरिकल हल करेंगे। आज कम से कम समझने के लिए एक क्वेश्चन और बनाओ, क्वेश्चन नंबर 2। कॉपी में क्वेश्चन लिखने की जरूरत नहीं है, बस मेंशन करके रखो। पेज नंबर 128 था ना, क्वेश्चन नंबर 5 है एनसीईआरटी का। क्वेश्चन मत लिखो, बस मार्क कर लो कि भाई क्या आज बना के गए थे, इतना तो मालूम होना चाहिए। अब पढ़ो उसमें क्या क्या दिया हुआ, आधा पूरा बीच में से डेटा निकाल करके मत पढ़ो, पूरा क्वेश्चन को ध्यान से करके बताओ। तुम लोग बीच से डेटा निकाल के बता दे तो क्वेश्चन का बतंगड़ बन जाता है। एक ट्रक है, वो स्टार्ट कर रहा है रेस्ट से, वहीं पर डेटा है जो क्लास का लोग बता देगा। स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट क्या 0 होगा? इनिशियल वेलोसिटी, शुरुआत का वेलोसिटी 0 है। पिछले क्वेश्चन में ट्रक रुक गया था तो फाइनल वेलोसिटी 0। इस बार शुरुआत स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट हो रहा है, उसका u का वैल्यू 0। मोशन में ये सब 50 बार बताया हुआ है, u 0 है, आगे चल रहा है गाड़ी। अब क्या हुआ? टाइम तो बाद में हुआ क्या हो, और आगे गया एक कांस्टेंट एक्सेलरेशन से चल रहा है
और वो 400 मीटर का डिस्टेंस ट्रैवल किया। डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट को एस से डिनोट करते हैं, याद होगा आप लोगों को। 400 मीटर चला कितने देर में? 20 सेकंड में। u0 था, ठीक है। और आगे बताओ क्या करेंगे? एक्सेलरेशन निकालेंगे और उसके लिए मास दिया हुआ होगा 7 टन का मतलब 7000 kg। तो इसमें फोर्स बताना है कितना होगा। तो इस बार फोर्स का वैल्यू प्लस में आएगा कि माइनस में आएगा? इसे बिना सॉल्व करके बता दो। प्लस में आएगा क्योंकि u0 था। अब और कितना कम करोगे तो ज्यादा ही होगा ना, है ना। तो कितना होगा देखते हैं। तो अब यहाँ पर पहले चैप्टर का काम है। जिनका पहला चैप्टर क्लियर नहीं उन लोगों को दिक्कत है। एस मालूम है, टी मालूम है, यू मालूम है, ए निकालना है। इस बार सेकंड इक्वेशन लगेगा फ्रॉम सेकंड इक्वेशन था ना पहले चैप्टर में। सेकंड इक्वेशन ऑफ यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन क्या था? एस बराबर सब लोग नहीं बोल रहे हो, नहीं बोलने पर काम चलेगा नहीं। यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन का सेकंड इक्वेशन दिस इज एस इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर। एस दिया हुआ है, कितना टू निकालना था? 400। u कितना था? 0। तो ये खत्म हो गया, हाफ के जगह हाफ। a अभी हमें पता लगाना है, t दिया हुआ था का स्क्वायर। पहला चैप्टर भी पढ़ो घर पर। मेरे को जमा नहीं करना है कि मेरे को कॉपी जमा करके नोट्स बना के, खुद पढ़ना है, खुद सीखो। मैं कॉपी तुम्हारा जमा करके क्या करूँगा? स्कूल का क्लास थोड़ी कर रहा हूँ। क्या है समझ में? ये 400 कट जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई। एक्सेलरेशन बराबर कितना हो गया? इधर 2 यूनिट नहीं लिख पाए तो ट्यूशन पढ़ के फायदा नहीं है। मीटर पर सेकंड स्क्वायर जो हो गया एक्सेलरेशन का वैल्यू, ठीक है। और एक बार एक्सेलरेशन आ गया तो क्या निकालना था? फोर्स। फोर्स का फॉर्मूला जस्ट अभी लिखे थे, क्या था? मास इनटू मास कितना है? 7000। एक्सेलरेशन है 2, ये हो गया 14000 और फोर्स का यूनिट इज न्यूटन। इस क्वेश्चन का आंसर, ठीक है। लिखते लिखते क्वेश्चन का मीनिंग समझेंगे। क्या क्वेश्चन कहते हैं? ट्रक है पहले रेस्ट में है, फिर क्या हुआ? उसको एक्सेलरेशन हुआ। क्वेश्चन में लिखा हुआ, मैं नहीं कह रहा, क्वेश्चन में लिखा हुआ। एक्सेलरेट करने के बाद वो 20 सेकंड में कितना डिस्टेंस ट्रैवल कर गया? 400 मीटर। तो पहले तुमसे पूछा एक्सेलरेशन कितना होगा। दूसरा, गाड़ी का स्पीड बढ़ा कैसे? उसमें ऐसे करके एक्सेलरेटर दबाए होंगे तो उसके लिए क्या लगता है? फोर्स। वो कितना है वो तुमसे पूछा गया। तो इस तरह से न्यूटन का लॉज ऑफ मोशन का क्वेश्चन हम लोग बनाते हैं। थोड़ा सा थ्योरी अभी लिखेंगे हम लोग इससे रिलेटेड। तो कुछ बाकी न्यूमेरिकल कल करेंगे, कल परसों 2 दिन टाइम लगेगा। बहुत सारे न्यूमेरिकल क्लास में करेंगे। थोड़ा थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट लगा लें। तो सेकंड लॉ ऑफ मोशन से नोट बना करके लिखो। सेकंड लॉ ऑफ मोशन से हमें फोर्स का फॉर्मूला पता चला। क्या? फोर्स इज इक्वल टू, आपसे याद रहेगा ना ये फॉर्मूला, मास इनटू एक्सेलरेशन। पहला चीज ये हो गया। दूसरा नंबर, फोर्स का यूनिट, इट्स यूनिट इज फोर्स का यूनिट मास का होता है केजी, एक्सेलरेशन का है मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर ये फोर्स का यूनिट हो गया। समझ रहे? मास का केजी और एक्सेलरेशन का हमारे मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो इसका हो गया केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ये यूनिट हुआ। स्टैंडर्ड इंटरनेशनल यूनिट फोर्स का दुनिया के ग्रेटेस्ट एवर साइंटिस्ट प्लस मैथमेटिशियन के नाम पर दिया हुआ है। स्टैंडर्ड इंटरनेशनल यूनिट ऑफ फोर्स इज, अभी न्यूमेरिकल में आप लोग यूज किए हैं, न्यूटन के नाम पर ही दिया हुआ है। तो फोर्स का कोई भी न्यूमेरिकल बनाओगे इंड करते समय उसका यूनिट जो है वो न्यूटन ही लिखना पड़ेगा। केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर भी लिख देते तो सही है, बट स्टैंडर्ड इंटरनेशनल यूनिट इज न्यूटन। फोर्स दुनिया का सबसे बड़ा वेक्टर क्वांटिटी है। इसके बारे में पहले भी मैं बता चुका हूँ, फिर से जानेंगे। फोर्स ही वर्ल्ड का सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे समझने वाला टॉपिक है वेक्टर क्वांटिटी में। वेक्टर का मतलब हम लोग पहले भी बता चुके हैं, डायरेक्शन चेंज करने पर मैग्नीट्यूड चेंज कर जाता है। ये फोर्स में होगा। 5 एक तरफ से लगाए तो 10 हो गया और 5 लगाए तो 0 हो गया। इसी को तो वेक्टर बोला जाता है। और सबसे इंपॉर्टेंट दुनिया का वेक्टर क्वांटिटी यही है, फोर्स। फोर्स का स्टैंडर्ड इंटरनेशनल यूनिट न्यूटन है। फॉर्मूला मास इनटू एक्सेलरेशन है। यूनिट इसका केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर है। और न्यूमेरिकल अभी आप लोग बना ही रहे थे, ए के जगह पर न्यूमेरिकल में b माइनस u टी भी बैठ जाता है। या फिर अभी आप देखिए एक जो है वो s बराबर ut प्लस हाफ at स्क्वायर से भी निकलेगा, वो तो बात की बात है। और ये न्यूटन के सेकंड लॉ ऑफ मोशन से ये फॉर्मूला निकल करके आया है। तो कोई पूछेगा F = m × a कहाँ से निकला, तो ये सेकंड लॉ से और इनर्शिया से निकल करके आया है न्यूटन का फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। ठीक है, अभी 1-2 दिन हम लोग इसी का न्यूमेरिकल करेंगे।
तो आप लोग मेक श्योर करो कि पहले चैप्टर में जो जो क्वेश्चन आपको सिखाया गया था वो सब थोड़ा क्लियर रखना। यूनिट कन्वर्ट करने किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में सब आना चाहिए। बाकी 1.5 साल में मिलकर हम लोग एक में करेंगे। ठीक है, यहीं तक रहेगा आज की क्लास। बाकी